नमस्कार दोस्तों, 9 अगस्त 2020 के हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं कुछ वो देखेंगे हम लोग। संडे है आज। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि जब ज्यादा न्यूज़ नहीं होती तो मैं काम भर की न्यूज़ डिस्कस करके बाकी न्यूज़ों को डिस्कस नहीं करता हूं, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि सर दूसरे न्यूज़पेपर की न्यूज़ को जोड़ लीजिए। आपकी पढ़ाई में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, आप एक न्यूज़पेपर पकड़ो। अगर आप हिंदू पकड़ रहे हो तो हिंदू पकड़ो, इंडियन एक्सप्रेस पकड़ रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस पकड़ो और उसकी सारी न्यूज को ढंग से एनालाइज करिए, क्योंकि देखिए सारी न्यूजें इनमें कवर हो जाती हैं। कुछ बहुत कम आपको एक्सटर्नल रेफरेंसेस देने की जरूरत है। एक न्यूज़पेपर में आपका काम बहुत आराम से चलेगा। बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ के खिचड़ी मत पकाइए। ये बस मैं आपको एक सजेशन दूंगा। पहला आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है, केरला क्रैश टॉल हिट्स 18 प्रो बिगिंस। इसके बारे में मैं कल वीडियो बना चुका हूं। टेबल टॉप रनवेज क्या होते हैं ये सब मैं बना चुका हूं, आप जाके उस वीडियो को देखिए। डीजीसीए के जो चेयरपर्सन है अरुण कुमार जी, उन्होंने क्या कहा उसके बारे में एक आर्टिकल है आगे, उसको मैं जरूर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है दोस्तों, इदुकी में लैंडस्लाइड हुई है। शुरुआत में तो ये सुनने में आ रहा था कि 18 लोगों को डेथ हुई है, 8 बॉडीज और मिल गई हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली जो डेथ टोल है वो 26 लोगों पे आ गया और 44 लोग अभी भी मिसिंग है। यानी पूरे चांसेस है कि हो सकता है कि ये 44 लोग की भी मृत्यु हो गई है। वो इस मलबे के नीचे जो दबा होगा, भगवान भाई मुश्किल ही है कि वो बचा होगा। अगर देखा जाए कि ये जो इंसिडेंट है वो हुआ कहाँ, मैप पे अगर आप मैप पे इस इंसिडेंट को देखो दोस्तों, तो ये इंसिडेंट हुआ है आपका, ये जो नयमकार एस्टेट है, ये टी मैन्युफैक्चरर्स हैं आपके केरला में, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। देखते हैं कि ये टी मैन्युफैक्चरर्स कहाँ दिखेंगे मैप में, और उस जगह की लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ की टेरेन कैसी है। ये देखिए किस तरीके की टेरेन है दोस्तों, यहाँ पे आपको ये नजर आ रही है। ये टेरेन पूरा का पूरा यहाँ पे जंगल ही नजर आ रहा है आपको। ये जब बड़े बड़े टी गार्डन है, मुन्नार नाम का जो हिल स्टेशन है ना, वहां पे ये जगह है, नया कमार टी एस्टेट। आप देख ही सकते हो कि इस जगह पे जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो हैबिटेशन कितनी कम है। ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पे ना के बराबर है। ओके, यहाँ पे अगर कोई लैंडस्लाइड हो गई तो उसका बचना वैसे ही मुश्किल है। लैंडस्लाइड हो गई, होने के बाद जो खबर थी वो जल्दी अथॉरिटीज तक पहुंच नहीं पाई। अथॉरिटीज जब यहाँ मदद करने को आई तब तक बहुत सारा डैमेज हो चुका था। कल वहां पानी बरसने लगा, पानी बरसने के लिए जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो थोड़ी देर के लिए रोक दिए गए, तो सारी ही प्रॉब्लम्स इकट्ठे होकर सामने आई। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आर्टिकल को। खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि ये जो मुन्नार नाम की जगह है, ये यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है जो कि मुन्नार नाम की जगह पे आप जाओगे तो वहां पे एक एराविकुलम नेशनल पार्क है। ओके, वहां पे नीलगिरी ताहर मिलते हैं, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। जो अनाईमुड़ी पीक है जो कि आपकी वेस्टर्न घाट्स में साउदर्न इंडिया में सबसे ऊंची पीक है, वो भी इराविकुलम नेशनल पार्क में मिलती है, जो कि इसके आसपास ही है। ओके, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, ये टेरेन मैंने आपको दिखा दी। आगे के आर्टिकल्स देखें कौन कौन से डिस्कस करने हैं। फिर एक आर्टिकल है, डब्ल्यूएचओ ऑफिशियल वॉन्स अगेंस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म। जो चीफ साइंटिस्ट है डब्ल्यूएचओ में, जो कि सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, हमारी इंडिया की हैं। ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स था लगभग 1 साल पहले। इन्होंने बोला है कि जो अलग अलग देशों में वैक्सीन बन रही है वहां पे वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा है। यानी वहां देश की जो वैक्सीन बनवा रहे हैं वो अपने पॉपुलेशन को टारगेट में रख के बनवा रहे हैं, जबकि जरूरत है कुछ दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो मिल के इस पैंडेमिक से लड़े। यहाँ पे क्या बताया गया ये बताऊंगा मैं आपको। फिर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, ब्रिंग डाउन मोला पेरियार लेवल। इसके बारे में हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, हालांकि इसको एक अलग वीडियो में मैं कवर करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के डिसएडवांटेजेस में बताऊंगा आपको, वो आज वीडियो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, सेवरल सेफ्टी स्टेप्स इंप्लीमेंटेड। अब चूंकि ये केरला क्रैश हो गया कैलीकट एयरपोर्ट पे कोझिकोड में, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से उस पर आवाजें उठेंगी। टेबल टॉप रनवे को सुधारने के लिए आपने क्या क्या किया। अरुण कुमार जी का एक प्रॉपर इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू में अरुण कुमार जी ने बताया है कि हमने क्या क्या स्टेप्स को इंप्लीमेंट किया था इस तरीके के डिजास्टर को रोकने के लिए। ओके, तो ये देखेंगे। एक और इसके साथ दुखद खबर निकल के आ रही दोस्तों कि जो इंजर्ड थे उसमें से एक पर्सन जिसकी मृत्यु हो गई इस केरला क्रैश में, उसका जब कोविड टेस्ट किया गया तो वो कोविड पॉजिटिव आया। उस चक्कर में जितने भी लोग इस फ्लाइट से वापस आए हैं केरला में, उन सबका कोविड टेस्ट अभी के लिए हो रहा है। फिर हमारे नए कैग जीसी मुर्मू जी हैं, ये तो इंफॉर्मेशन आपको मिली गई होगी। एक यहां पे और आर्टिकल निकल के आ रहा है, चाइना टाइज विद यूएस प्लंज फर्दर। यूएस ने अभी कुछ रिसेंट स्टेप्स लिए हैं जिसके चलते टिकटॉक
और जो बाकी कुछ चाइनीज ऐप्स हैं उनके जो ऑपरेशंस हैं यूएस में वो थोड़े से डेंजर में आने वाले हैं। शायद एक 45 दिन की डेडलाइन दी गई है, उस डेडलाइन के अंदर अंदर या तो टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा या फिर टिकटॉक को कोई यूएसए की कंपनी खरीद लेगी, मोस्ट प्रोबेबली माइक्रोसॉफ्ट। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं बताऊंगा। यहाँ पे एक और आर्टिकल निकला है दोस्तों, जहां पे लिखा हुआ है कि भाई जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इंटेलिजेंस सर्विसेज है उनका ये बोलना है कि बीजिंग चाहता है कि ट्रंप हार जाए, इसलिए बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ईरान भी बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स को चला रहा है डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट। ये सब बातें आई हैं यहाँ पे। साइंस पेज पे पहुंचे दोस्तों, तो यहाँ पे एक आर्टिकल इज देयर अ केस फॉर इशूइंग इम्यूनिटी सर्टिफिकेट्स। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कोविड 19 हुआ, बहुत सारे लोगों का कोविड 19 अब तक ठीक भी हो गया। 7 अगस्त तक का डाटा देखा जाए तो दुनिया भर में 19 मिलियन यानी कि 1,90,00,000 लोगों को कोविड 19 हो चुका है, जिसमें से 1,15,00,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। अब बात यह है कि इस 1,15,00,000 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी इंटरनेशनल मोबिलिटी ज्यादा थी, इंटरनेशनल मोबिलिटी और डोमेस्टिक मोबिलिटी। फॉर एग्जांपल इंडिया के आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोग, वो भाई अक्सर कर फॉरेन जाते हैं, तो बैंगलोर और जो बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली में जो आईटी सेक्टर्स में काम करते हैं नॉर्मल कर, वो यूएस वगैरह या यूरोपियन कंट्रीज में जाते ही रहते हैं काम से रिलेटेड। अब प्रॉब्लम यह है कोरोना का पैंडेमिक लग गया है। जब इकोनॉमीज ओपन होंगी, टूरिज्म के लिए ओपन हो, चाहे बिजनेस के लिए ओपन हो, इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए या डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए, उस समय पे ऑब्वियस सी बात है अगर वीजा फॉर्म आएगा, वीजा फॉर्म में कोविड 19 हुआ है नहीं हुआ है एक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। अब जिसको कोविड 19 हो गया उसको क्या वीजा दिया जाएगा? यहां पे बात हो रही इम्यूनिटी पासवर्ड की। इस आर्टिकल में कुछ वॉइसेस क्या बोल रही हैं कि देखिए जिनका कोविड 19 रिकवर हो गया है, पूरी दुनिया भर से अब ज्यादा इंस्टेंसेस निकल के आ नहीं रहे हैं कि कोविड 19 वापस आ रहा है। बोल रहे हैं ना कि भाई किसी को इन्फेक्ट हुआ वो ठीक हो गया, उसके बाद उसका इन्फेक्शन लौट के आ सकता है। वायरसेस में ऐसा होता है। तो कुछ जो यहाँ पे मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि एक बार कोविड 19 रिकवर हो गया तो वापस वो नहीं आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं भाई कोविड 19 वापस आ सकता है। अभी के लिए अगर जो लोग कोविड 19 से रिकवर हुए हैं इतने दिनों में बैक टैग के यानी री इन्फेक्शन के कुछ सिम्टम समझ में आए नहीं है। हालांकि दुनिया भर में ऐसे बहुत से वायरसेस हैं दोस्तों जो एक बार हो जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं और वो फिर से हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट पे एक बहस है, यानी जिनको कोविड 19 हुआ और जो ठीक हो गए उनकी इंटरनेशनल मूवमेंट्स को ब्लॉक मत करिए, उनकी मूवमेंट्स को ब्लॉक मत करिए, उनको एक प्रॉपर इम्यूनिटी पासपोर्ट इशू करिए ताकि वो अपने ट्रैवल को कर सके, अपनी लाइवलीहुड को जी सके। ये सब बातें इस आर्टिकल में बोली गई हैं, अलग से मैंने डिस्कस नहीं किया, काम भर की चीजें मैंने यही बता दी। एसिम्प्टोमेटिक पीपल टू कैरी हाई वायरल रेट्स, वो लोग जिनको कोविड 19 का इन्फेक्शन हो गया है बट उनके सिम्टम्स नहीं आए, वो कोरोना वायरस को किस हद तक दूसरों को फैला सकते हैं इसके ऊपर कुछ स्टडीज हुई हैं। ये स्टडीज साउथ कोरिया के एक यूनिवर्सिटीज में हुई, उनका कुछ डाटा है, वो डाटा मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले ये इदुक्की लैंडस्लाइड वाला इशू मैंने आपको दिखा दिया, इदुक्की की जो लोकेशन थी वो भी मैंने आपको दिखा दी। ये देखिए इदुक्की जो डिस्ट्रिक्ट है केरला में, अगर केरला के डिस्ट्रिक्ट का मैप देखा जाए तो यहाँ पे आपको इदुक्की नजर आ रहा है। इसी इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आपका मुन्नार नाम की जो वो है हिल स्टेशन है वो है, और मुन्नार नाम के ही हिल स्टेशन के पास देवानंद हिल्स करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां के टी एस्टेट्स को देखता है। वहां पे चाय की खेती बहुत होती है। कभी अगर आप कार से जाओगे, कोचीन के एयरपोर्ट पे लैंड करिए, कोचीन से एक कार बुक करिए, ओके, उस कार को ड्राइव करते हुए बिल्कुल मुन्नार पहुंचिए, बहुत ही अच्छी सीनरी है। मैं जब गया था तो मैं पहले कोवलम गया था, कोवलम से मैं थेकड़ी गया था, थेकड़ी से मैं मुन्नार गया था। तो रास्ते में आपको बहुत सारे टी एस्टेट्स मिलेंगे। तो जब आप फाइनली मुन्नार पहुंचोगे, मुन्नार 3-4 चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुन्नार न्यूज में रहा है तो 3-4 चीजों के लिए आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नया मकड़ जो टी एस्टेट है वो वहां पे आपको लोकेशन पता होनी चाहिए इदुक्की में। दूसरा इराविकुलम नेशनल पार्क, वहां पे इराविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी ताहर मिलते हैं। मुन्नार सिटी के अंदर से एक पहाड़ों की तरफ रास्ता जाता है इराविकुलम नेशनल पार्क का, तो वो भी जाके देखिएगा। और उसके साथ साथ आप देखोगे कि जो अनाईमुड़ी है, जो साउथ इंडिया की सबसे बड़ी पीक है, वो भी इसी इराविकुलम नेशनल पार्क में मिलती है। तो इसलिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि जिन लोग की अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हुई उनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा भी बोला गया है। बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है। सबसे खास बात यह है कि 44 लोग अभी भी मिसिंग है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर लोग मलबे के नीचे दबे होंगे, बहुत ही कम चांसेस है कि वो जिंदा बचे हों। चलिए आगे देखते हैं। WHO ऑफिशियल वॉर्न्स अगेंस्ट वैक्सीन नेशनलिज्म। जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने क्या बोला है कि भैया एक मल्टीलैटरल अप्रोच रखिए वैक्सीन डिप्लॉयमेंट में। दुनिया भर में
कोविड 19 की वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, 200 कोविड 19 की वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जिसमें से 27 क्लिनिकल ट्रायल के लेवल पे पहुंच गए, मतलब काफी आगे पहुंच गए। और अगर ये क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उन वैक्सीन को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर जो देश हैं, जिसमें यूएस एक इंपॉर्टेंट देश है, वहां पे जो ट्रायल्स हैं वो बहुत हायर लेवल पे हैं। यूएस हो गया, यूके हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि ये जो कंट्रीज हैं जो कि इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में बहुत हायर स्टेजेस में हैं, ये नेशनलिस्टिक अप्रोच लेके चल रही है। मतलब ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, केवल अपने देश में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, दुनिया भर में नहीं कर रहे हैं। इस बात के अगेंस्ट में सौम्या स्वामीनाथन जी ने बोला है। सौम्या स्वामीनाथन जी ने एक बात और बोली है। सौम्या स्वामीनाथन जी ये बोल रही है कि भैया देखिए, जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, वो बड़ी फार्मा कंपनीज के पास ये एक्सपर्टीज है, रिसोर्सेज है कि वो अपने ट्रायल्स कर सकती हैं। लेकिन जो छोटी कंपनीज हैं वो अपने ट्रायल नहीं कर पा रही हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन जी चाहती क्या है? वो ये चाहती है कि जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ था, सॉलिडेरिटी ट्रायल में क्या हुआ, 25 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, 6,500 पेशेंट्स ने को रिक्रूट किया गया, उनके सैंपल्स लिए गए ताकि उनके ऊपर स्टडी हो सके। कुछ इस तरीके की चीजें कोविड 19 की वैक्सीन में भी हो, ये भी स्वामीनाथन जी चाहती हैं। सौम्या स्वामीनाथन जी ये बोल रही हैं कि जो कंट्रीज एक लेवल के आगे निकल गई हैं कोविड 19 के रिसर्च में, वो अपने रिसर्च रिजल्ट्स को दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर नहीं करना चाहती। और हो सकता है कल की डेट में कोविड 19 की वैक्सीन बन भी जाए, वो दूसरे देशों को कितना प्रोवाइड करेंगे इस बात पे भी कोई क्लैरिटी नहीं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये एक कंबाइंड एफर्ट के साथ हमें कोरोना की लड़ाई लड़नी है, ये बोल रही हैं आप सौम्या स्वामीनाथन जी। इसका एक एग्जाम्पल भी दे रही है। ये बोल रही है कि जब पहले के एपिडेमिक्स आए, जैसे फॉर एग्जाम्पल H1N1 एपिडेमिक, स्वाइन फ्लू, इस H1N1 एपिडेमिक में क्या हुआ कि जो हाई इनकम कंट्रीज थी उन्होंने जल्दी वैक्सीन को बना लिया, जो लो इनकम कंट्रीज थी वो वैक्सीन बना नहीं पाई। वो अलग बात है कि बाद में जो H1N1 पैंडेमिक था वो उतना ज्यादा फैला नहीं। तो जब वो ज्यादा फैला नहीं तो डेवलप्ड कंट्रीज ने जो उनके पास एक्स्ट्रा वैक्सीन थी वो कम डेवलप्ड कंट्रीज को दे दी। लेकिन इस बार कोविड 19 में ऐसा होने वाला नहीं है। कोविड 19 डेवलप्ड कंट्रीज में भी बहुत फैला है, तो ऑब्वियस ही बात है डेवलप्ड कंट्रीज को वैक्सीन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। उस केस में वो लो इनकम कंट्रीज को कितनी वैक्सीन दे पाएंगे, इस बात पे एक डाउट बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट था, सौम्या स्वामीनाथन जी के व्यू पॉइंट्स थे यहाँ पे, इसको हमने देखा। आगे चलते हैं। ब्रिंग डाउन मुलापेरियार लेवल, केरला अर्जेस तमिलनाडु। देखिए सबसे पहले तो आप मुलापेरियार रिवर की जो डैम है उसकी लोकेशन को देखिए। ये केरला कनेक्शन नजर आ रहा है ऑरेंज में, ग्रीन में तमिलनाडु का। फिलहाल के लिए आप देखोगे जो मुलापेरियार डैम है वो केरला में, बट इसका एडमिनिस्ट्रेशन तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु के पास एडमिनिस्ट्रेशन है, डैम केरला में है, इसके पीछे कुछ हिस्टोरिक रीजंस है। उन हिस्टोरिक रीजंस को जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा। ओके, यहाँ पे आपको मुलापेरियार डैम निकल के आ रहा है, दिख रहा है। यहां से कैनाल निकलती है जो सीधे वैगई डैम में जाती है, और इस वैगई डैम के पास से निकलती है आपकी वैगई रिवर। ये जो मुलापेरियार डैम है इसके पास एक लेक बनती है जिसको पेरियार लेक भी कहा जाता है, और ये आपको बहती हुई नजर आ रही है पेरियार रिवर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे पेरियार रिवर, मुलापेरियार डैम, वैगई रिवर, इतनी सारी चीजें आ गई। मुलापेरियार डैम है आपका केरला में, बट एडमिनिस्ट्रेशन तमिलनाडु के पास है। ये न्यूज में क्यों? देखिए ये जो पूरा इशू है इसका एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, कल वो वीडियो आएगी ऑनलाइन। उसके बाद ये अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया, आज की डेट के आर्टिकल में, आज के न्यूज़पेपर में क्यों है? उसका रीजन ये है, जो मुलापेरियार डैम में पानी है वो सैटरडे को यानी कि कल उसका लेवल पहुंच गया 134.5 फीट पे। उसका मैक्सिमम लेवल सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी है किसकी? 142 फीट पे। लेकिन केरला ने अपने एक्ट के थ्रू कहा है कि भैया इसका जो लेवल है वो 136 फीट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक लिमिट से ज्यादा अगर ये लेवल चला गया, डैम कुछ टूट गया, तो जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में लोग रहते हैं उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और ये भी बताया गया, एक स्टडी हुई थी, स्टडी में बोला गया कि इस इलाके में, चूंकि अर्थक्वेक प्रोन इलाका है, अगर 6 से ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आ गया रिक्टर स्केल पे तो 3 मिलियन लोगों की जान खतरे में आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस चला, तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपने सबमिशंस दिए कि नहीं भाई, हमने डैम को ताकतवर करने के लिए इनफ स्टेप्स ले रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए आप 142 फीट तक पानी भर सकते हैं, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, आप केवल 136 फीट तक पानी भर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर ये डैम में कुछ क्रैक हुआ, पानी ज्यादा बहा, तो लोगों की जान खतरे में आ सकती है। अब हुआ ये कि पिछले 2 दिनों में 10 फीट पानी बढ़ गया, इतनी बारिश हुई। बारिश हो रही भाई, मानसून का टाइम चल रहा है, इसमें जबरदस्त बारिश हो रही है। उस बारिश के चलते
124 या लगभग 125 फीट पे पानी था, वो 134.5 फीट पे पहुंच गया सैटरडे को। तो केरला गवर्नमेंट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को बोला कि भैया 136 फीट क्रॉस ना कर पाए, इसलिए आप एक काम करिए कि ये जो आपकी कैनाल जा रही है ना, एक्स्ट्रा पानी आप इस कैनाल के थ्रू वैगई डैम में भेज दीजिए। ये चीज बोली थी चीफ सेक्रेटरी ऑफ केरला ने, किसको? चीफ सेक्रेटरी ऑफ तमिलनाडु को। अब तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी में कितना सुना कितना माना, ये एक बात की बात है, और इसके हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझना जरूरी है। मुल्लापेरियार डैम अक्सर कर न्यूज में रहता है, तो एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक अलग वीडियो में मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। ओके, आगे चलते हैं। सेवरल सेफ्टी स्टेप्स इंप्लीमेंटेड। भैया ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? देखिए, क्रैश हो गया है प्लेन, अरुण कुमार जी से सवाल पूछे गए। अरुण कुमार जी डीजीसीए के चीफ हैं। अरुण कुमार जी ने अपने जवाबों में क्या क्या बोला, देखते हैं इनके जवाब। अरुण कुमार जी ने बोला कि जो मैंगलोर क्रैश हुआ था वो भी एयर इंडिया का था। उसके बाद जो कमेटी बनी, उस कमेटी ने कैलिकट एयरपोर्ट के लिए रिपोर्ट दी 2011 में, और उस सेफ्टी कमेटी के रिकमेंडेशंस को हमने माना। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या क्या रिकमेंडेशंस को माना? अगर ये रनवे है तो इस रनवे के अगल बगल का जो इलाका है इसको खाली छोड़ा जाए ताकि प्लेन आराम से लैंड कर सके, तो ये हमने इंप्लीमेंट किया। फिर इन्होंने बोला कि देखिए, हमने इस रनवे पे बहुत सारे एक्सकर्शंस बना रखे हैं, अगर आग लग जाए तो इन एक्सकर्शंस के थ्रू इन प्लेन को साइड निकाला जा सकता है। हमने बहुत सारे रबर रिमूवल इक्विपमेंट मशीन्स को प्रोवाइड किया है। क्या होता है, जब जब हैवी इंटेंसिटी से प्लेन लैंड करते हैं तो जो उनके टायर्स होते हैं, उनकी जो रबड़ होती है वो चिपक जाती है रनवे पे, तो वो रबड़ अगर चिपकी रहेगी तो जब दूसरे प्लेन्स लैंड करेंगे वो उस रबड़ की वजह से स्लाइड कर सकते हैं। तो उस रबर को हटाने के लिए बहुत सारे जो रबर रिमूवल इक्विपमेंट, ये जो इक्विपमेंट मशीन्स होती हैं, उसको भी हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। ये सब बातें अरुण कुमार जी बोल रहे हैं। फिर अरुण कुमार जी ने यह भी बोला कि भाई प्रॉपर ऑडिट हुआ इस वेबसाइट, इस एयरपोर्ट का। 2019 में इसका लेटेस्ट ऑडिट हुआ था। ओके, उस ऑडिट के दौरान कुछ गलतियां निकाली गई थी, उन गलतियों को भी हमने सुधारने की कोशिश की गई है। हालांकि यहां पे अरुण कुमार जी ने एक बात और बोली है कि देखिए, एक जो ये रिकमेंडेशंस दी गई थी कि आप इस रनवे की लेंथ को एक्सटेंड करिए। रनवे की लेंथ को आप इसलिए एक्सटेंड नहीं कर पाए क्योंकि आसपास की जो जमीन है उस जमीन को कैप्चर करने में प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी फैमिलीज वहां पे रहती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो पाती है। और स्टेट गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन जी, वो ये बोल रहे हैं कि भैया इन फैमिलीज को रिलोकेट करना पड़ेगा, तो जो लैंड एक्विजिशन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए रनवे को हम लोग एक्सटेंड नहीं कर पाए। उसके बाद थोड़ी बहुत गलतियां यहाँ पे इन्होंने क्या पॉइंट आउट करी है कि इस रनवे पे अगर लैंड होना है तो 0 से लेके 3000 फीट में आपको टच डाउन होना है। यानी कि अगर ये रनवे है, ये 0 फीट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे 3000 फीट है, तो कम से कम इससे पहले प्लेन को टच डाउन हो जाना है। प्लेन बहुत आगे आके टच डाउन हुआ तो ऑब्वियस सी बात है वो ओवरशूट कर जाएगा रनवे को, और वो ओवरशूट कर गया। हालांकि एग्जैक्टली में ये ओवरशूटिंग क्यों हुई, क्या गलती हुई, ये जब ब्लैक बॉक्स की एनालिसिस हो जाएगी तभी पता चलेगा दोस्तों। कभी कभी आपने देखा होगा, एक्चुअली में इस जो प्लेन का एयर इंडिया एक्सप्रेस 1344 जिसका क्रैश हुआ है, ये सेकंड अटेम्प्ट में लैंड कर रहा था। कभी कभी अगर आप प्लेन में बैठे हो दोस्तों, प्लेन जब लैंड करने वाला होता है, अगर जो उसका अप्रोच वाली जो लिमिट होती है जब वो ओवरशूट हो जाती है तो प्लेन फिर से उड़ जाता है ऊपर। क्यों? ताकि वो दोबारा घूम के आए और दोबारा लैंड हो। अभी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की एयरलाइंस थी उसका जब क्रैश हुआ था, ये भी वही हुआ था। वो लैंड करने वाला था, दोबारा उड़ गया, वापस आने लगा, इंजन फेल हो गया, वो क्रैश कर गया। वही यहाँ पे हुआ। यहाँ पे फर्स्ट टाइम वो उड़ा, वापस आया, सेकंड टाइम पे टच डाउन हुआ और टच डाउन में वो रनवे को ओवरशूट कर गया और ये क्रैश हो गया। इसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस चीज में कुछ भी बोलना सही नहीं है। आगे चलते हैं। यूएस चाइना इशू में क्या हो रहा है ये देखते हैं। देखिए, यूएस ने एक बहुत टफ एक्शन लिया है हांगकांग पे। क्या है कि भाई चाइनीज जो भी रिप्रेजेंटेटिव है हांगकांग में, जो हांगकांग के ऑफिशियल्स हैं, जो चाइना की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे सिटी के लीडर है कैरी लम, और कुछ और इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ चाइनीज ऑफिशियल्स है जो कि हांगकांग को चला रहे हैं, उनके ऊपर बहुत हैवी सैंक्शंस लगा दिए हैं यूएसए में। ये जितने भी ऑफिशियल्स हैं, इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है यूएसए में उसको सीज कर लिया जाएगा। ओके, इनके जितने भी एसेट्स हैं यूएसए में उनको सीज कर लिया जाएगा। कोई भी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या किसी भी और तरीके का ट्रांजैक्शन हो इन ऑफिशियल्स के साथ, वो नहीं हो सकता। तो चाइना ने बारबैरिक बोला है इस तरीके के सैंक्शंस को। ट्रंप ने अभी क्या किया है, चाइनीज इंटरनेट जायंट है जो टिकटॉक और वीचैट, उनको धमकी दी है कि यूएस में अपने ऑपरेशंस को बंद करिए। 45 दिन की शायद लिमिट दी गई है। 45 दिन की लिमिट के अंदर इन कंपनीज को यह बोला गया कि या तो आप पूरी तरीके से अपने एसेट्स को किसी यूएस की कंपनी को बेच दो,
या फिर अपने ऑपरेशंस को बंद कर दो। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आ रहे हैं नवंबर में, इन सब चीजों के बेसिस पे कुछ गेन करना चाहते हैं हमारे ट्रंप साहब। देखिए इसमें कितना सक्सेसफुल होते हैं। यूएस चाइना के रिलेशंस तो लगातार खराब हो ही रहे हैं। आगे चलते हैं। एसिम्प्टोमेटिक पीपल टू कैरी हाई वायरल लोड्स, यानी यहाँ पे एक स्टडी हुई है, उसमें ये बोला गया है कि जो लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोरोना के सिम्टम्स नहीं दिखा रहे हैं, वो कितना स्प्रेड कर सकते हैं वायरस को। देखिए दोस्तों, कोरोना को या जो फैलाव है उसको रोकने के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो लोग हेल्दी उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और वो कोरोना वायरस को फैला रहे हैं। अब बहुत सारे लोग जो हेल्दी होते हैं, जो इन्फेक्ट हो जाते हैं, उनके सिम्टम्स बहुत समय के बाद दिखते हैं, कुछ के सिम्टम्स तो दिखते ही नहीं है। एक एविडेंस यहाँ पे ये बता रहा है कि एक हेल्दी पर्सन जो इन्फेक्ट हो चुका है, सिम्टम्स दिखाने से कुछ दिन पहले वो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस को फैलाएगा। ओके, तो मतलब typically the pre-symptomatic phase when infected people don't exhibit symptoms but do shed substantial amounts of virus, ये इस रिपोर्ट से निकला है। मतलब उसका सिम्टम दिखने वाला है, उससे कुछ दिन पहले वो सबसे ज्यादा कोरोना वायरस को फैलाएगा। एक चीज तो ये समझ में आई। दूसरा दोस्तों, एक और स्टडी हुई, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी ऑफ 303 सिम्टोमेटिक एंड एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स during 6 to 26 March has found definitive evidence that people who do not exhibit symptoms carry the same amount of virus as those who are symptomatic। यानी जो एसिम्प्टोमेटिक है और जो सिम्प्टोमेटिक है, दोनों में वायरल लोड बराबर है। तो जितना एक सिम्प्टोमेटिक पेशेंट वायरस को फैला सकता है, उतना ही एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी वायरस को फैला सकता है। ये किसने बोला है? साउथ कोरिया में स्टडी हुई है और जो जर्नल है जामा इंटरनल मेडिसिन, वहां पे ये स्टडी को छापा गया है। फिर ये बोला गया दोस्तों, 303 पेशेंट्स की स्टडी हुई और उसमें से 110 आइसोलेशन के दौरान एसिम्प्टोमेटिक थे, 36.3%। इन्होंने क्या बोला, इन 110 में से 21 लोगों ने सिम्टम्स को डेवलप किया। मतलब 303 पेशेंट्स में 110 एसिम्प्टोमेटिक थे, उस 110 में से 10 लोगों ने सिम्टम्स को डिस्प्ले किया बाद में आके। जब बात आई सिम्टम्स को डिस्प्ले करने की, तो ये समझ में आ रहा है, एक स्टडी है, यही वाली स्टडी जो आपकी साउथ कोरिया में हो रही है, वो क्या बोल रही है? वो ये बोल रही है कि 29% ऑफ द एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स नेवर डेवलप सिम्टम्स एट ऑल। यानी किसी को कोरोना वायरस हुआ, वो कोरोना वायरस ठीक भी हो गया, उसको पता ही नहीं चला, ऐसे 29% लोग हैं। लेकिन डॉक्टर एंथोनी फॉकी, जो कि डायरेक्टर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज के, वो बोल रहे हैं कि ये नंबर 20 से 45% के बीच में हो सकता है। एक और रिव्यू हुआ है एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन, जो ये बोलता है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन्स हैं वो 40 से 45% है। ओके, और ये जो वायरस फैलाते हैं 14 दिन से ज्यादा के लिए फैला सकते हैं। मतलब एक सिम्प्टोमेटिक पर्सन, उसको वायरस हुआ, वो ठीक हो गया, वो 14 दिन तक वायरस को फैला सकता है, और जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन वो 14 दिन से ज्यादा वायरस को फैला सकता है। तो इस तरीके की कुछ स्टडीज निकल के आई है दोस्तों। अब ये स्टडी फेज है, आप देख ही सकते हैं कि कितने सारे वेरिएशंस मिल रहे हैं। एक पर्सन बोल रहा है, एक स्टडी बोल रही है कि 29% ऑफ द कोविड-19 केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, एक बोल रही है 20 से 45%, एक बोल रहा है 40 से 45%। तो यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन है। तो ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पे इनको कोट नहीं किया जा सकता, बट हाँ, आप स्टडी के अकॉर्डिंग इनको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करिए। पीडीएफ आपको नीचे मिली जाएगी, आप नोट्स बना सकते हैं, और इनकी स्टडी के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर सोर्स के साथ आंसर में इन स्टडीज को कोट कर सकते हो। क्योंकि रिसेंटली पिछले कुछ दिनों में ये न्यूज चल रही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वो भी कोरोना फैला रहे हैं। अब किस हद तक फैला रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा डिबेट का इशू है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को शेयर किए बिना मत जाइएगा।